डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये ईडीएम एंड फ्रेजेस वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है और एज यूजुअल इस वीडियो के अंदर भी मैं क्या करवाऊंगा आपको, सबसे पहले कोई ईडीएम दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुकी है पहले। उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, उसका ओरिजिन बताऊंगा, देन उस ईडीएम का मीनिंग बताऊंगा एंड उसके बाद उसको हम एक सेंटेंस में यूज करेंगे। तो ये सारे काम करने के बाद क्या होगा, आपको ये ईडीएम या फ्रेज अप्रोक्सीमेटली पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी। इस वे में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस इन ए ब्लू मून। देखिए क्या होता है कि ये जो मून है, मून का साइज है ना, ऐसे बढ़ता और घटता रहता है। ऐसे विद टाइम मून का साइज ऐसे घटता रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जिस दिन मून पूरा हो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल मून। वी कॉल हिम फुल मून, ठीक है, या हम बोलते हैं न्यू मून। और जब बिल्कुल ही गायब हो जाए चांद तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है। तो क्या होता है, 15 दिन तक मून का साइज डिक्रीज होता है एंड इट इंक्रीजेस फॉर नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये 15 डेज नहीं है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 14 डेज तक ऐसा चलता है। तो क्या होता है कि एक महीने के अंदर एक ही फुल मून आता है। एक महीने के अंदर एक ही फुल मून आता है। तो इसका मतलब मान लो मेरे सामने एक कैलेंडर है साल का, तो पूरे साल में 12 महीने हैं। तो 12 महीने के अंदर कितने फुल मून आएंगे, 12 महीने के अंदर 12 फुल मून आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पिछले साल का भी तो हिसाब बाकी होता है ना चांद का, ये तो घट बढ़ रहा है, तो पिछले साल का भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। ऐसे चांद अपीयर हो रहे हैं, फुल मून कभी कभी आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे अभी तक आपने देखा कि अभी तक कितने मून हो गए, इस साल के अंदर 12 मून हो गए। तो गलती से किसी साल में 13 मून्स हो जाते हैं। 13 मून्स, 13 फुल मून्स मेरा मतलब है। तो क्या होता है, जब ऐसा ये होता है, ये बहुत ही रेयर है ऐसा होना कि एक साल के अंदर 13 मून्स आ जाएं। तो वो जो 13th मून है उसका कलर ब्लू नहीं होता है, उसका कलर नॉर्मली होता है, लेकिन वैसे ही बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, वी कॉल दैट ए ब्लू मून। तो ब्लू मून किस चीज को बोलेंगे, जो चीज बहुत ही रेयर हो, कि यार ये काम तो है ना एक बार वंस इन ए ब्लू मून, एक ब्लू मून में होता है। तुम शराब पीते हो, नहीं 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 यार, जस्ट वंस इन ए ब्लू मून। तो इसका मतलब है कि वेरी रेयर। तो अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूज्ड टू स्पीक वंस इन ए ब्लू मून। इस आदत के बारे में तो सबको पता ही होगा कि बहुत कम बोलते थे। तो वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली बोलते थे। इसका मतलब ये नहीं है वो कई सालों में बोलते थे, वेरी रेयरली के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एन ओलिव ब्रांच। तो इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूं कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग पहले क्या हुआ था, एक बार 40 डेज एंड 40 नाइट्स की बारिश आई थी एंड देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड एज नोहा। तो नोहा क्या था, गॉड का मैसेंजर था। उसने क्या किया था, जितने भी अच्छे जानवर, इंसान, जो भी प्राणी धरती पे थे, उन सबको एक नाव में बिठाया था एंड ही ट्रेवल्ड फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स ऑन वाटर। और बहुत ही ज्यादा बारिश आई थी, बाढ़ आ गई थी, सारे इंसान मर गए थे उनके अलावा, बिकॉज भगवान को गुस्सा था इन प्राणियों के ऊपर कि धरती के ऊपर पाप बढ़ गया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, नोहा जब 40 डेज 40 नाइट्स हो गए तो नोहा ने क्या किया, देयर वाज ए बर्ड, डव, डव कबूतर जैसा होता है, तो उसने कबूतर को भेजा अपनी नाव में से देखने के लिए कि यार देख के बारिश रुक गई कि नहीं, कहीं पे इस बोट को किनारे पे लगाने की जगह है कि नहीं। तो ये कबूतर उड़ा, कबूतर देख के आया। तो जब ये कबूतर वापिस आया ना, तो इसके मुंह में क्या था, इसके मुंह में एक ओलिव ब्रांच थी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ओलिव लीफ यू कैन से, ठीक है, इस कबूतर के मुंह में। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान का गुस्सा शांत हो गया। अब इसका मतलब इस नोहा ने निकाला ना कि यार भगवान का गुस्सा शांत हो गया। देखो ये ओलिव लीफ है, मैसेज है हमारे लिए कि पेड़ ऊपर आ गए हैं पानी से। उस वक्त क्या हुआ था, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए थे।
तो पेड़ पानी से ऊपर आ गए हैं तभी तो पत्ता इसको मिला ना। तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है? ओलिव ब्रांच का मतलब होता है कि सब कुछ शांत हो गया, भगवान का गुस्सा शांत हो गया, और ये एक ऑफर है, भगवान ने इनडायरेक्टली बताया है कि भाई मैं ठीक हूं, फिर से तुम्हारा काम स्टार्ट तुम कर सकते हो। तो ओलिव ब्रांच का मतलब है एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है? दोबारा से फ्रेंडली हो जाना। जैसे जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो बाकी के दोस्त उनके हाथ मिलवाते हैं ना, तो वो क्या करवाते हैं? वो उनको रिकंसिलिएट करवाते हैं, दोबारा फ्रेंडली करवाते हैं। तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है? ओलिव ब्रांच इज एन ऑफर ऑफ रिकंसिलिएशन, दोबारा मित्रता का मैसेज। जील was the first to hold out the olive branch after our argument। जब हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई पर्सन बता रहा है, तो जील पहला पर्सन था जिसने ओलिव ब्रांच होल्ड आउट की, मतलब जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया एक लड़ाई के बाद। ठीक है, तो ओलिव ब्रांच का मतलब है कि फिर से दोस्ती करना, शांति का ऑफर। नेक्स्ट वी हैव ब्लू ब्लड। इसके पीछे की जो स्टोरी है कि यार देखो, जो व्हाइट पीपल हैं, अंग्रेज हैं, इन्होंने कई देशों पे राज किया है। ठीक है, तो कोई ऐसा कंट्री था, मेरे को एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं है, हो सकता है स्पेन हो, जहां पे क्या था, व्हाइट पर्सन्स का राज था। ठीक है, जो नॉन व्हाइट थे उनके ऊपर। तो क्या है, जो व्हाइट पर्सन्स होते हैं, इनकी स्किन इतनी व्हाइट होती है कि जो अंदर की वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो कलर में ब्लू दिखती हैं। जैसे आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये कलर में ब्लू दिखते हैं। ये जो ब्लू जो दिखता है ना, हमारा ब्लड ब्लू नहीं होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो काफी डार्क रेड होता है, लेकिन जब स्किन इसको कवर कर लेती है तो ये दिखता है ब्लू। तो व्हाइट पीपल का कलर ब्लू दिखता है। तो जिस भी पर्सन के हाथ में ऐसी नसें दिखती थी, उसको उस वक्त वो लोग क्या बोलते थे कि ही हैज ब्लड, ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स, कि उसकी नसों में नीला खून बह रहा है, मतलब कि वो व्हाइट पर्सन है, मतलब कि वो क्या है, वो उस बिरादरी से है जो राज कर रहे हैं। तो ब्लू ब्लड का क्या मतलब है? नोबल बर्थ। एक पर्सन, नोबल का क्या मतलब है? राजसी, जिसका रॉयल बर्थ भी हम वी कैन से, राजा के खानदान में जिसका जन्म हुआ है, मतलब कि नवाबों वाला पर्सन। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, सैफ अली खान हैज ब्लू ब्लड इन हिज वेन्स। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। ऑल्दो मैरीज फैमिली इज पुअर, कि हाँ, हालांकि मैरी की फैमिली गरीब है, सी हैज ब्लू ब्लड इन हर वेन्स, लेकिन उसकी नसों में ब्लू ब्लड है। इसका क्या मतलब है कि बेशक से उसकी फैमिली पुअर है, लेकिन वो भी राजसी है, उनका खानदान नवाबों वाला है। फेदर इन द कैप, ये जो इडियम है, ये रिलेटेड है, एक ट्राइब थी, उस ट्राइब के अंदर क्या होता था, जब भी दुश्मन के किसी भी पर्सन को मार देते थे, कोई भी पर्सन, तो अपनी एक अचीवमेंट को याद रखने के लिए वो अपनी कैप के अंदर फेदर डालता था। दुश्मन के एक पर्सन को मार दिया तो एक पंख लगा लेगा, फेदर का क्या मतलब है, पंख। दुश्मन के दो बंदों को मार दिया लड़ाई में तो दो पंख लगा लेगा। तो फेदर इन द कैप, मतलब ये जो फेदर है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी? फेदर रिप्रेजेंट करती थी अचीवमेंट को। दो बंदे मारे तो दो फेदर। तो ये देखिए, जैसे इसने यहां पे ये फेदर लगा रखे हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस पर्सन का फोटो देखा ना, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये पर्सन उस ट्राइब से होगा ना, तो इसने तो पूरी आर्मी ही मार दी होगी, अकेले नहीं। देखो कितने फेदर लगा रखे हैं, उस ट्राइब से तो ये होगा नहीं। तो फेदर इन द कैप का क्या मतलब है? ए ग्रेट अचीवमेंट, बहुत ही तगड़ी अचीवमेंट। सो बाय क्रैकिंग एसएससी सीजीएल, विनीत एडिड ए फेदर टू हिज कैप। एसएससी सीजीएल उसने क्रैक कर लिया विनीत ने, तो ही एडिड ए फेदर टू हिज कैप, उसने एक तगड़ी अचीवमेंट ले ली। ठीक है, बरी द हैचेट, ये भी एक ट्राइब से रिलेटेड है। इस ट्राइब में क्या होता था कि ये जो ट्राइब्स थे उस इलाके के, उनमें क्या होता था कि उनका जो प्राइम वेपन था ना, जो मेन वेपन था, वो कुलाड़ी था। हैचेट मीन्स एक्स, कुलाड़ी। तो उनका जो मेन वेपन था वो कुलाड़ी था। और जब भी
दो ट्राइब वाले आपस में शांति करते थे, मतलब दोस्ती करते थे, तो वो क्या करते थे, वो जो हैचेट है, जो कुल्हाड़ी है, उनको लिटरली दबा देते थे धरती में। देखिए इन दोनों ने दोस्ती कर ली, तो यहां पे तो देखो इन्होंने दिखा नहीं रखी, लेकिन लिटरली ये धरती में दबा देते थे, इनको बरी कर देते थे। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या है कि भाई दुश्मनी बुलाकर दोस्ती कर लेना। कुल्हाड़ियां दबा दी, दुश्मनी बुलाकर दोस्ती कर ली, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड ए क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली। द टू नेबरिंग कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान जो पड़ोसी देश हैं, हैव ऑफन बीन एडवाइज्ड बाय द वर्ल्ड बॉडीज, वर्ल्ड बॉडीज इनको बार बार कहती हैं इंडिया एंड पाकिस्तान को, टू ब्री द हैचेट फॉर देयर ओन प्रोग्रेस, कि यार अपनी प्रोग्रेस के लिए ब्री द हैचेट कर लो, मतलब एंड द क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली, दोनों प्रोग्रेस कर जाओगे। टू बीट ए डेड हॉर्स, इस इडियम का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है यार। देखो इस इडियम ये बाय डिफॉल्ट ही निकलाई थी। कैसे निकलाई थी, एक पर्सन था जॉन राइट या जॉन ब्राइट आई थिंक, वो यूके के पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के में, तो वहां पर क्या हुआ था कि ये जो पार्लियामेंट वाले लोग थे ये आपस में लड़ रहे थे किसी मुद्दे पे, ऐसे मुद्दे पे लड़ रहे थे जिसका कुछ होना ही नहीं था। तो जॉन ब्राइट ने क्या किया, उसने उठ कर ये बोला स्टॉप बीटिंग ए डेड हॉर्स, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक्चुअल में उसने बोला था स्टॉप फ्लोगिंग द डेड हॉर्स। फ्लोग करना और बीट करना एक ही बात है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब बताता हूं। मान लो आपके घोड़े ने कुछ गलती कर दी, हॉर्स जो होता है, पहले उन दिनों में घोड़ा यूज करते थे ना तांगे के लिए, कि घोड़े ने कुछ गलती कर दी तो उसको लोग पीटते थे ना। लेकिन एक पर्सन क्या कर रहा है कि घोड़ा मर चुका है फिर भी उसको पीट रहा है, तो बताओ इसका कोई फायदा है? उसने गलती कर दी, वो मर चुका है, अब तो उसको पीटते रहो। जैसे ये पर्सन है, घोड़ा मर गया फिर भी इसको पीट रहा है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बीटिंग ए डेड हॉर्स। तो बीटिंग ए डेड हॉर्स का क्या मतलब है, यार ऐसा काम हो गया जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना और उस पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वेस्टिंग एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। अनअल्टरेबल का क्या मतलब है, सिचुएशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। अल्टर का क्या मतलब है, चेंज होना, मतलब ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं हो सकती, उसके ऊपर बिना वजह अपनी एनर्जी वेस्ट करना। इसके रिलेटेड एक और मेरे को इडियम याद आ रही है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका क्या मतलब है, स्पिल्ड मतलब दूध निकल गया, उसके ऊपर रो रहे हैं कि तुमने दूध निकाला, तुमने दूध निकाला, तेरी वजह से निकला। तो क्या मतलब है, ऐसी सिचुएशन के ऊपर एनर्जी वेस्ट करना जिसका कुछ हो नहीं सकता। यार दूध तो निकल गया ना, अब क्या कर सकते हैं। तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऐसे इसको यूज करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं व्हेन यू वरी अबाउट एन एग्जाम विच हैज पास्ड। एग्जाम है जो पास हो चुका है, पास हो चुका का मतलब रिजल्ट नहीं, जो निकल चुका है। एग्जाम विच हैज पास्ड यू आर फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, मतलब अगर आप एक ऐसे एग्जाम के बारे में चिंता कर रहे हो जो आप दे आए हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, मरे हुए घोड़े को मार रहे हो, बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अगर एग्जाम खराब हो गया मान लो आपका और फिर आप चिंता कर रहे हो, तो यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, गलती हो गई तो हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। कोल्ड शोल्डर, काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन। क्या होता है, कुछ देशों में पहले होता था कि मान लो घर में मेहमान आया, मेहमान को अच्छे से खिलाते थे पिलाते थे, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी अतिथि तुम कब जाओगे, वो डिगते ही नहीं है, कुछ मेहमान घर से निकलते ही नहीं है। तो जब घर वालों को ये लगता था ना कि यार अब ये निकल ही नहीं रहा, इसको निकल जाना चाहिए, तो लिटरली वो क्या करते थे पता है, मीट का, जैसे सुअर का मीट हो गया, पोर्क या फिर चिकन हो गया, उनका शोल्डर का जो पीस है वो जो ठंडा होता था, मतलब कि ये लगा लो खाने में स्वाद ना हो, ठीक है, वो शोल्डर का पीस दे देते थे ठंडा खाने के लिए कि यार चलो ये खा लो, चाचा को ये दे दो। अब चाचा क्या करेगा, उसको खा ही नहीं सकता, तो उसको जाना पड़ेगा ना। तो लिटरली ये करते थे दिखाने के लिए कि यार अब तुम्हें चला जाना चाहिए। जैसे ये मैंने एक पिक्चर डाली है कि कोई अगर उनको ऐसा मीट दे देगा तो वो कैसे खा पाएंगे, फिर वहां से उठ के जाएंगे ही। तो कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब है कि किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या अनफ्रेंडली होना, ये दो चीजें हैं।
टू बी अनफ्रेंडली विद समवन डेलिबरेटली और टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली। ठीक है, टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली, एक रूड मैनर में होना। सो एट द पार्टी अशोक ट्राइड टू टॉक टू सुजैन। अशोक ने सुजैन से बात करने की कोशिश की थी, बट शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर। बट उसने उसे कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब उसने उसको इग्नोर कर दिया, एक रूड मैनर में इग्नोर कर दिया। विन हैंड्स डाउन, ये जो विन हैंड्स डाउन है ना, ये ईडियम जो रेस होती है ना घोड़ों की, वहां से आई है। चलो मैं आपको एक रेस दिखाता हूं घोड़ों की। जब घोड़ों की रेस होती है तो देखो ऐसे खड़े रहते हैं। ये पर्सन क्या है, इस पर्सन को बोलते हैं हम जॉकी, घोड़े का जॉकी। तो ये पर्सन पूरा जोर लगाता है और ये जो घोड़े की ये जो नकेल है, लगाम है जो घोड़े की, इसको एक कस के रखता है ताकि घोड़े में एंथुजियाज्म रहता है। तो क्या होता है, ऐसे पूरी बॉडी का जोर लगा के रहते हैं, इसको कस के रहते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी कोई पर्सन दूसरे से ज्यादा ही आगे निकल जाए तो क्या होता है, वो ऐसे नॉर्मली बैठ के भी ना जीत जाता है। इसके हाथ नीचे है ना, मतलब क्या होता है, घोड़े की ये जो रस्सी है इसको इसने जोर से खींचा नहीं है, अपने हाथ डाउन किए फिर भी जीत गया, मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए। विन हैंड्स डाउन का क्या मतलब है, ये इसी गेम से आई है कहावत कि यार बिना ज्यादा एफर्ट लगाए जीत जाना, इजीली जीत जाना किसी से। तो ये क्या हो जाएगा, टू विन इजीली, विन हैंड्स डाउन, टू विन इजीली। जैसे हमारे यहां पर क्या बोलते हैं कि भाई बाएं हाथ का खेल, हिंदी में जो है ना वही। प्रिपेयर विद इवन कोचिंग सेंटर, कि आप इवन कोचिंग सेंटर के साथ प्रिपेयर करो, एंड यू विल बीट एसएससी एग्जाम हैंड्स डाउन, यू विल क्रैक एसएससी एग्जाम इजीली। अब इसी स्पोर्ट्स के साथ एक और कहावत भी है, वो देखते हैं। डार्क हॉर्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये आई कहां से है डार्क हॉर्स, देखिए एक नोवेल था, एक्चुअल में एक नोवेल से आई है, रियल लाइफ सिचुएशन से नहीं आई। एक नोवेल में एक रियल में एक डार्क हॉर्स था। तो यार उसके ऊपर लोगों ने बोली लगाई ही नहीं, लोग बेट लगाते हैं ना, बोली लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, उस डार्क हॉर्स के ऊपर किसी ने भी सट्टा लगाया नहीं। लेकिन एंड में क्या हुआ था, वो डार्क हॉर्स ही जीत गया था। लोगों ने देखा यार ये इसको तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये जीत गया। जैसे यहां पर देखो, मान लो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 लोग जाएं और ये चैंपियन बन जाए, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अनफोर्सीन विनर। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन 3 चीजों से बना है। अन मतलब कि नहीं, फोर FORE मतलब कि पहले, सीन मतलब देखा, मतलब जिसको पहले आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा जिसका, या फिर इसका एक और मतलब हम बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर, मतलब बिना, लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे या सोच नहीं रहे थे, वो जीत गया होगा। जैसे इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ही इज ए डार्क हॉर्स, कोई सोच भी नहीं रहा था ये जीत जाएगा। और अगर यार ये तो जीत गया तो डार्क हॉर्स नहीं, इसको तो सुपर डार्क हॉर्स बोलेंगे, बिकॉज इनके सामने देखो ये जीत गया है। तो अब इसका यूज करते हैं, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड स्कोर ए गुड ऑल इंडिया रैंक। अपने एग्जाम के लिए वर्क हार्ड करो, ऑल इंडिया रैंक स्कोर करो अच्छी। यू विल बी ए डार्क हॉर्स फॉर योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स तो पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भी ऑल इंडिया रैंक मारेगा, तो डार्क हॉर्स हो जाओगे ना, अनफोर्सीन विनर हो जाओगे, अनएक्सपेक्टेड विनर, ऑल इंडिया रैंक ले आओगे। तो नेक्स्ट वी हैव स्पिल द बीन्स। ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है देखो, कुछ पार्लियामेंट में पहले जब वोटिंग करनी होती थी, वोटिंग किसी मुद्दे के ऊपर लेके, किसी बिल के ऊपर, तो क्या करते थे, 2 तरह के बीन्स डालते थे, एक तो व्हाइट और एक ब्लैक, व्हाइट कलर के और ब्लैक कलर के। तो क्या होता था, जब किसी ने मुद्दे को नकारना है कि भी मना करना है, तो ब्लैक बीन डालेगा, मतलब एक थैला होता था, ठीक है, जैसे मान लो ये बोरा है। तो क्या होता था, अगर एक भी पर्सन ने, कोई भी पर्सन उस मुद्दे के खिलाफ है, तो वो ब्लैक बीन डालता था। बीन का क्या मतलब है, जैसे राजमा, सोयाबीन, ऐसे दाना। अगर कोई खुश हो तो वो क्या करता था, व्हाइट बीन डालता था। अगर एक भी ब्लैक बीन आ गया, अगर एक भी पर्सन उसके खिलाफ हो, तो वो बिल पास नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था,
मान लो यहां पर व्हाइट बीन एंड ब्लैक बीन डल रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन ने इस थैले को उठा रखा है, वो सबसे बीन डलवा रहा है, लेकिन गलती से उससे ये थैला गिर जाए, उससे ये थैला गिर जाए और गलती से एक अंदर से ब्लैक बीन निकलाए, तो क्या होगा? आगे वोटिंग होगी कि नहीं? जब पहले ही ब्लैक बीन एक आ चुका है तो आगे वोटिंग क्यों होगी? तो स्पिल द बीन्स का क्या मतलब है कि जो रिजल्ट है ना उसको पहले ही बता देना, मतलब किसी भी बात को पहले ही बता देना, लेकिन जानबूझ के नहीं। ये थैला उस पर्सन से जानबूझ के नहीं गिरा, गलती से गिर गया। तो इसका क्या मतलब है कि किसी सीक्रेट को बता देना लेकिन अनइंटेंशनली। ये मैंने पिक्चर बनाई है कि भाई ऐसे बीन गिर जाए उससे, तो इसका मतलब क्या हो गया? टू रिवील सीक्रेट अनइंटेंशनली। इस वर्ड को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। गलती से सीक्रेट बता देना, ऐसा जनरली कैसे होता है? आकाश wanted to give his father a birthday surprise। आकाश अपने फादर को बर्थडे सरप्राइज देना चाहता था, बट हिज सिस्टर स्पिल्ड द बीन्स। अक्सर ऐसे बर्थडे सरप्राइजेज में होता है ना, पर उसकी सिस्टर ने क्या किया, छोटी थी, गलती से वो सीक्रेट रिवील कर दिया पापा को। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, इसका क्या मतलब है? ये एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कौन से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है? ब्लैक स्मिथ, लोहार। देखो, जब लोहे को पीटना हो, कोई भी शेप देनी हो, तो लोहार क्या करता है? उसको आग के अंदर गर्म करता है। लेकिन ये बताओ, आग तो जल ही रही है, तो उसके अंदर एक लोहा क्यों गर्म करें? कई लोहे गर्म कर लेते हैं, सेवरल, आग तो उतनी ही जलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि एक वक्त पे कई काम करना। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक वक्त पे साइमल्टेनियसली कई कामों में हाथ डालना। और ऐसा अक्सर कौन करता है? हमारे इंडिया में तो मदर्स करती हैं या हाउसवाइफ्स करती हैं जनरली। ये देखिए, एक टाइम पे प्रेस भी चल रही है, पानी भी गर्म हो रहा है, सफाई भी हो रही है, खाना भी बन रहा है। तो ये क्या होता है? इसको मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं एक वर्ड में, या हैविंग सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक टाइम पे कई काम चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन्वॉल्व विद मेनी एक्टिविटीज, कई एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व होना और कई जॉब्स के साथ एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। माई मोम ऑलवेज हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, हमेशा कई कामों में उलझी रहती है या एक साथ करती रहती है। हिट द नेल ऑन द हेड, पिछली इडियम की तरह यह भी एक प्रोफेशन से है। ये है प्रोफेशन से, कारपेंटर के प्रोफेशन से, मतलब कि जो लकड़ी का काम करता है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब यार देखो कॉमन सेंस है कि मान लो ये नेल है, इसको इसके हेड के ऊपर मारो यहां पर, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्टली जो करना चाहिए वो करो। अगर आप ऐसे टेढ़ा मार दोगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या इसका मतलब है कि किसी काम को एग्जैक्टली ठीक तरीके से करना, टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, ठीक है। जैसे द चीफ मिनिस्टर हिट द नेल ऑन द हेड बाय सेइंग दैट वी शुड सीवियरली पनिश द करप्ट पीपल, कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें करप्ट पीपल को सीवियरली, मतलब बहुत बुरे तरीके से पनिश करना चाहिए। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली राइट थिंग कही, ही हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल ठीक बात कही उसने। नेक्स्ट, कीप द बॉल रोलिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है यार इसका। क्या हुआ था कि 1888 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन हुआ था बेंजामिन हैरिसन का, यूएसए की बात है, ठीक, आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ था, उसके सपोर्टर्स ने ना एक बॉल निकाली थी। देखिए ये एक्चुअल फोटो मैंने लिया है, ये एक बॉल बनाई थी उसके सपोर्टर्स ने, इसके ऊपर उसकी कुछ अचीवमेंट्स लिखी हुई थी और एक आधी और चीजें लिखी हुई थी। तो इस बॉल को ऐसे घुमाते थे, रोल करते थे, ठीक है। और बॉल के ऊपर क्या लिखा हुआ था एक बार मैं बता देता हूं, काफी अच्छी चीज लिखी हुई थी, मतलब कई सारी चीजें लिखी हुई थी और एक ये चीज भी लिखी हुई थी कि रोल अलोंग रोल अवे कीप द बॉल इन मोशन, द स्पिरिट ऑफ अवर मैन इज अप फ्रॉम रॉकी हिल टू ओशियन। मतलब स्पोर्टर्स क्या कहना चाह रहे थे यार, बॉल को रोल करते रहो बस, मतलब कीप द बॉल रोलिंग। इसका क्या मतलब है कि किसी एक्टिविटी को जारी रखो। इसका क्या मतलब हो गया, टू कीप एन एक्टिविटी गोइंग, किसी एक्टिविटी को जारी रखो। सो चंदन स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, चंदन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था भाई, एंड वी केप्ट द बॉल रोलिंग,
चंदन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हमने क्या किया, प्रोजेक्ट को जारी रखा। उसने एक बार स्टार्ट कर दिया। जैसा एक्चुअल में ऐसा कहां पे हुआ है, जैसे स्टीव जॉब्स स्टार्टेड एप्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की ना, अब उनकी तो डेथ हो गई है। एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन्स आर कीपिंग द बॉल रोलिंग, एक्टिविटी को जारी रख रहे हैं, एप्पल अभी भी है। शोइंग योर ट्रू कलर्स, काफी इंटरेस्टिंग ओरिजिन क्या है कि देखो पहले जो ज्यादातर यात्राएं होती थी देशों के बीच में, आजकल तो फ्लाइट आ गई, पहले समुद्र के रास्ते से होती थी और जहाज में लोग जाते थे। तो जैसे ये लोग हैं, ये जहाज में जा रहे हैं और जहाज की पहचान किस चीज से होती थी, उसके फ्लैग से। तो कुछ लोग क्या करते थे, जैसे ये लोग हैं, दूर से किसी जहाज को हेल्प के लिए बुलाएंगे, तो वो जहाज इनके पास आएगी कि भाई हमारी जहाज खराब हो गया, व्हाटएवर उनको सिग्नल देंगे, तो वो जहाज दूर से इस झंडे को देख कर अंदाजा लगा लेगी। झंडे को क्या बोलते हैं, कलर्स भी बोलते हैं, कि शो योर कलर्स, कि अपना झंडा दिखाओ कौन से देश के हो। लेकिन जब वो दूसरा शिप पास आ जाएगा तो क्या होगा, हाँ आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, तो ये अपना रियल झंडा दिखाएंगे, मतलब दे विल शो देयर ट्रू कलर्स जब दूसरी नाव पास में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको मैं यहां पर बताऊं कि अपनी औकात पे आ जाना, शोइंग योर ट्रू कलर्स, ठीक है, कि बता देना, अपनी असलियत दिखा देना, ऐसे बोलते हैं ना, दिखा दी ना अपनी असलियत, तो ये वही है कि दिखा दिए ना अपने असली रंग। तो इसका मतलब है टू रिवील ट्रू कैरेक्टर, अपनी ट्रू नेचर दिखा देना। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है कि पीपल शो देयर ट्रू कलर्स व्हेन दे आर इन पावर, जब लोगों के पास पावर होती है ना, तो वो अपना रियल कैरेक्टर रिवील कर देते हैं। जब तक पावर नहीं होती है तब तक अच्छे अच्छे बने रहते हैं। चलिए ये एक कोटेशन है। सो दैट्स ऑल, आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और ताउम्र याद रहेंगे अब आपको। और एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, एग्जाम तक तो याद ही रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता दीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, व्हाटएवर। तो चलिए हार्ड वर्क करते रहिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई और भी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड तो और भी वीडियोस हैं मैथ्स के, वो भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाय बाय।